हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं इंजीनियर दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आपका जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट पर। और चलिए भाई, आपने जो लास्ट डेमो सेक्शन मेरा देखा था उसमें हम दो एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा कर चुके थे। टू एप्लीकेशन जो है हम पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमारा टॉपिक चल रहा था, टू द पॉइंट सीधा आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका एक पार्ट आपको मिल चुका है। सेकंड पार्ट इसका देखने के लिए यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड एप्लीकेशन की। दो एप्लीकेशन में करा चुका था, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन जिसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट स्टैंडर्ड टू अनदर। सबसे पहले आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं? कन्वर्जन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट स्टैंडर्ड टू अनदर। और इसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट जो जनरली आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है, और साथ में उस कॉन्सेप्ट को मैं उस तरीके से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर ये तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा कभी सोचा नहीं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है आपका? कॉन्सेप्ट देखिएगा। कॉन्सेप्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ any physical quantity, any physical quantity remains constant, remains constant. कॉन्सेप्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी remains constant. It means if the numeric value या न्यूमेरिकल वैल्यू सीधा ही लिख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू is a small n and unit is u, then we can say according to concept nu is equal to constant. The product of numeric value small n and the unit u remains constant. This is the concept. अब हम इसमें देखते हैं कि इसको यदि आगे मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं n1u1 is equal to n2u2 को मैं ये लिख सकता हूं n1u1 is equal to n2u2. Here n1 and u1 is numeric value and unit in one unit standard, and the n2 and u2 is the numeric value and unit in another unit standard. n1u1 numeric value and unit in one unit standard, and the n2u2 is numeric value and unit in other unit standard respectively. ठीक है, तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ। और यहाँ से एक बात और लिखी जा सकती है, दैट इज n प्रोपोर्शनल टू 1/u, और वी कैन से न्यूमेरिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, न्यूमेरिक नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, आपके पास लाइन लिखी आती है ये, इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉल एंड यूनिट इज यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मिलता है। तो क्या सर हमें ये याद रखना पड़ेगा? नहीं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट बाय क्यों सर? उसका कारण है कि देखिए, मैंने लिखा मास इज इक्वल टू 1 kg, मैंने लिखा मास इज इक्वल टू 1 kg, 1 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज द फिजिकल यूनिट, this is the numeric value, and this is the unit. The product of numeric value and unit remains constant. 1 kg is a constant value, it is a constant, it is a constant. 1 किलोग्राम चेंज हो सकता है क्या? हाँ,
कि आप लोग जो है मार्केट से घी का पैकेट लेके आए, 1 किलो का था, 1 किलोग्राम वेट था उसका, 1 किलोग्राम वेट की यूनिट किलोग्राम वेट होती है, तो 1 किलोग्राम वेट था। अब उस 1 किलोग्राम वेट को आप घर तक लेकर के आए, रास्ते में कहीं जो है टेम्परेचर चेंज हो गया या कुछ और चीज चेंज हो गई, तो क्या 1 किलोग्राम 1.5 kg हो जाता है या हाफ kg रह जाता है क्या? नहीं, कॉन्स्टेंट ही तो है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो यही तो है, यही है क्या? बिल्कुल सर, यही है कि मास इज इक्वल टू 1 kg, तो द न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट ऑफ मास 1 किलोग्राम, ये क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए, इससे यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, आप ये भी पढ़ के आते हैं, 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। आप ये भी पढ़ते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, पढ़ते हैं आप 1000 ग्राम। ठीक है, क्या ये बात यही है क्या? देखिए, m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, it is in the MCAS unit standard or this is in the CGS unit standard. The numeric value unit, numeric value unit in MCAS, in CGS, यानी both are in different unit standard. तो ये जो मैंने लिखा था N1U1 इज इक्वल टू N2U2, तो वो ये बात आ गई क्या एग्जाम्पल में? बिल्कुल सर आ गई। ये बात आ गई क्या एग्जाम्पल में? बिल्कुल सर आ गई। ठीक है, थर्ड क्या है कि इफ यूनिट इज इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां से क्या बात निकल के आती है कि यूनिट इज इंक्रीज द न्यूमेरिक वैल्यू इज डिक्रीज। देखिए यहां पर आपने यूनिट को इंक्रीज किया, यहां पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है क्या? बिल्कुल सर इंक्रीज हो रहा है ना, ग्राम टू किलोग्राम, यूनिट को आप बढ़ा रहे हैं, यूनिट को आप बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर जब यूनिट बढ़ रही है ग्राम टू किलोग्राम, देन न्यूमेरिक वैल्यू इज डिक्रीज 10⁻³ to 1, 10⁻³ to 1, तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है बेटा? डिक्रीज हो रही है। तो ये बात भी यहाँ पर हमें दिख रही है। तो ये कॉन्सेप्ट लर्न करने की जरूरत है क्या? नहीं है सर ये लर्न करने की, क्योंकि ये सब बात तो हम जानते हैं, इसलिए फिजिक्स के लिए कहा गया था, फिजिक्स नेचर से बनी है। ठीक है, नेचर में जो भी चीज़ आपने देखी है, उन नेचर की चीज़ों को देख करके रूल्स बनाए गए, कॉन्सेप्ट बनाए गए। ठीक है, और उन्हीं को हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो रटने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपन अपनी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन है कि 1 यूनिट स्टैंडर्ड टू अनदर यूनिट स्टैंडर्ड हम कन्वर्जन करेंगे। आपको पता है मैंने बताया है यूनिट स्टैंडर्ड, आपके यूनिट स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो यूनिट स्टैंडर्ड में फर्स्ट इज MKS, सेकेंड वन इज CGS, थर्ड वन इज FPS। ठीक है, ये 3 यूनिट स्टैंडर्ड होते हैं। हेयर M stands for meter, K stands for kilogram, S stands for second, C stands for centimeter, G stands for gram, S stands for second, F stands for foot, P stands for pound, and S stands for second. S stands for second. It means in MKS unit standard, mass is in kilogram, length is in meter, and time is in second. In CGS unit standard, length is in centimeter, mass is in gram, or time is in second. In FPS, length is in foot, mass is in pound, time is in second. So there are 3 unit standard which we study in physics, और एक SI स्टैंडर्ड भी होता है आपका। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 1 यूनिट स्टैंडर्ड से अनदर यूनिट स्टैंडर्ड कन्वर्जन करना है। तो देखिएगा हमारे पास अभी एक कॉन्सेप्ट आया था, और वो कॉन्सेप्ट क्या था? N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास। बिल्कुल सर ये था। अब यहां से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, कैसे? N1 एज इट इज रहेगा, U1 की जगह लिखा M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। N2 यहाँ पर U2 की जगह लिखा M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। सर आपने कैसे लिखा है? सर आपने कैसे लिखा है? तो ये कैसे लिखा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट बना सकते हो, और यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला आप बना सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर U1 जो है यूनिट वो किस में है, मान लीजिए किसी भी यूनिट स्टैंडर्ड में, जैसे एम कैस में है, ठीक है, तो एम कैस में मास लेंथ टाइम किस में होगा, किलोग्राम ग्राम किलोग्राम मीटर और सेकंड में, ठीक है। U2 क्या है, यूनिट टेस्ट मान लीजिए मैंने कहा CGS में, दूसरे यूनिट स्टैंडर्ड CGS में, तो वहां पर M2 L2 T2 किस में होंगे, ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड में। तो इसलिए यहाँ पर मास लेंथ टाइम मैंने अलग किया है, यहाँ पर भी मास लेंथ टाइम अलग किया गया है, क्योंकि टू डिफरेंट यूनिट स्टैंडर्ड की बात हो रही है। बट एबीसी को मैंने चेंज नहीं किया, बिकॉज एबीसी इज द डायमेंशंस, बिकॉज एबीसी इज द डायमेंशंस। मान लीजिए मैंने कहा फोर्स की बात कर रहा हूँ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L1T-2 है, ठीक है। अब एमकेएस में मास चेंज हो जाएगा, सीजीएस में चेंज हो जाएगा, एमकेएस सीजीएस में मास चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, बट डायमेंशन चेंज होगी क्या, नहीं। एमकेएस में बात कर लो तो भी 1 1 माइनस 2 ही रहेगी डायमेंशंस, ठीक है। अगर आप सीजीएस में बात करेंगे तो भी 1 1 माइनस 2 ही रहेगी। तो यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों तरफ एबीसी लिखा है, 1 और 2 से स्पेसिफिकेशन नहीं किया इसका मैंने। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन एमकेएस और सीजीएस डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, डायमेंशन सेम रहेगी, और जब डायमेंशन सेम रहेगी इट मीन्स एबीसी आपको अलग अलग नहीं लिखना। यहां से फिर आगे मैं क्या लिख सकता हूं, N2 इज इक्वल टू N1 M1 की पावर A L1 की पावर B T1 की पावर C डिवाइडेड बाई, यहां से क्या आएगा, M2 की पावर A L2 की पावर B T2 की पावर C, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देख लेना, तो N2 इज इक्वल टू N1, यहां पर देखिए M1 की पावर A M2 की पावर A कंबाइन फॉर्म में लिख दूं, M1 अपॉन M2 उसकी पावर A, L1 की पावर B L2 की पावर B, तो L1 अपॉन L2 की पावर B एंड T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। जनरली आप यूनिट कन्वर्जन वाले यूनिट स्टैंडर्ड कन्वर्जन जब पढ़ते हैं तो उसमें आप जो है ये फॉर्मूला याद करते हैं कि सर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ वो भी समझा दिया। इसके बाद मैं आपको ये भी समझाने वाला हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला भी नहीं आया ना तो भी आप इस एप्लीकेशन के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक मेथड है ना आपका, जो बेसिक मेथड है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, जो आप टीचर से पढ़े, उसका डिस्कशन करूंगा, और उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी ट्रिक बताई जाएगी आपको, ठीक है। उस ट्रिक से आप 2 लाइन में आंसर निकाल लेंगे। तो दो मेथड जैसा कि मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, और इसी में नहीं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर 11th और 12th के हैं जिनका डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ, ठीक है, इन ऐप ऑफ जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट, जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट ऐप में जिन भी टॉपिक्स को मैं पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स क्या, जिन भी टॉपिक्स क्या कंप्लीट टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा 11 12 का, ठीक है, नीट में, तो बेटा वहां पर हम सबके इसी तरीके से ट्रिकी मूड भी पढ़ेंगे, और आपका जो है बेसिक मेथड जो आप पढ़ करके आते हैं उस पर भी अपन जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे आता है इस एप्लीकेशन पर। चलिए भाई क्वेश्चन देखिए, if the value of force, if the value of force in MCAS standard is 1 Newton, then what is the value 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 of force in CGS unit standard, in CGS unit standard। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इफ द वैल्यू ऑफ फोर्स इन द एमकेएस यूनिट स्टैंडर्ड इज 1 न्यूटन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस यूनिट स्टैंडर्ड। ओके, इस टाइप से आपको इसका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन देखते हो बेटा, सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ से हमें दिया गया है कि एमकेएस स्टैंडर्ड में वैल्यू जो है वो कितनी है फोर्स की, 1 न्यूटन। It means given unit standard is MKS and asking unit standard is CGS. Given unit standard is MKS and asking unit standard is CGS. Then यहाँ पर आपसे CGS स्टैंडर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चा कैसे करोगे, आपको पता है N1 की वैल्यू 1 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, ये रही, ठीक है। N1 की वैल्यू आपकी 1 दे रखी है, और फॉर्मूला जो था हमारा वो फॉर्मूला क्या था, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B T1 अपॉन T2 की पावर C।
ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला जो आपको डेराइव करके मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए। यहाँ पर n1 तो है हमारे पास, इसके अलावा हमारे को चाहिए कि m1 l1 t1 की वैल्यू, m2 l2 t2 की वैल्यू, इसके अलावा a b और c की वैल्यू, तब हम इस फॉर्मूले को लगा पाएंगे। ठीक है, यही है बात। अब जरा देखिएगा यहाँ m1 l1 t1 क्या है। m1 l1 t1 इज द मास लेंथ एंड टाइम इन गिवन यूनिट स्टैंडर्ड। m1 l1 t1 ये क्या है, ये क्या है, मास लेंथ एंड टाइम इन गिवन यूनिट स्टैंडर्ड, गिवन यूनिट स्टैंडर्ड। ठीक है, m2 l2 t2 is mass length and time in asking unit standard, in asking, ठीक है, in asking unit standard. According to this question, according to this question, given unit standard is MKS and asking unit standard is CGS, asking unit standard is CGS। और मैं आपको बता चुका हूं कि MKS स्टैंडर्ड में मास किस में होता है, मास किस में होता है, किलोग्राम में, तो यहाँ लिखेंगे किलोग्राम। लेंथ किस में होती है, मीटर में। समय किस में होता है, सेकंड किस में होता है, टाइम किस में होता है, सेकंड में। ठीक है, आस्किंग में सीजीएस की बात हो रही है ना, तो आस्किंग में मास किस में होगा, सीजीएस में किस में होगा, ग्राम में। ये सेंटीमीटर में लेंथ और ये सेकंड में टाइम। अब बात आती है एबीसी की, बात आती है एबीसी की। एबीसी इज द डायमेंशन, एबीसी इज द डायमेंशन। यहां पर बात करते हैं तो किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स की। किसकी बात हो रही है, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t-2, m1 l1 t-2। तो आप इसको कंपेयर करते हैं m की पावर a l की पावर b t की पावर c से, तो एबीसी की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 -2। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया, इस तरीके से आपने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यूज निकाल लेनी है। इसके बाद में n2 इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो n1 की जगह 1, m1 अपॉन m2 यानी किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम की पावर 1, इधर मीटर, इधर सेंटीमीटर उसकी पावर भी 1, इधर सेकंड, इधर भी सेकंड की पावर -2। ठीक है, आपने क्या किया, उस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया जो आपने लिखे थे। ध्यान क्या रखना है, m1 l1 t1 मास लेंथ टाइम इन गिवन यूनिट स्टैंडर्ड, m2 l2 t2 आस्किंग यूनिट स्टैंडर्ड। ठीक है, मास लेंथ एंड टाइम इन आस्किंग यूनिट स्टैंडर्ड, एबीसी इज दी डायमेंशंस। फॉर्मूले की वैल्यूज पुट कर ली। यहां तक आगे बिल्कुल सर आ जाएंगे यहां तक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनिट कन्वर्जन। गुरुजी यूनिट कन्वर्जन मीन दी, हाँ, यूनिट कन्वर्जन मतलब क्या है आपका, तो या तो किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर टू मीटर। ओके, तो सर किसको करें, किसको करें, तो आपको ध्यान रखना है यूनिट कन्वर्जन कैसे करना है, आस्किंग यूनिट स्टैंडर्ड में करना है। जिस यूनिट स्टैंडर्ड में पूछा गया है उसमें करना है। तो यहां पर पूछा गया किस में है, सीजीएस में। किस में पूछा है, सीजीएस में। इट मींस सीजीएस में मास होता है ग्राम में, तो किसको कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को करेंगे। किस में, ग्राम में। सीजीएस में लेंथ होती है सेंटीमीटर में, तो किसको कन्वर्ट करेंगे, मीटर को करेंगे। किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, और सेकंड वाला जो है कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों यूनिट स्टैंडर्ड में टाइम सेकंड में ही होता है। क्लियर है, चलिए तो कन्वर्ट करते हैं। तो n2 इज इक्वल टू 1, किलोग्राम को ग्राम में तो 10 की पावर 3 ग्राम, 1 किलोग्राम इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम। 1000 ग्राम होता है, बिल्कुल सर होता है, उसकी पावर 1। 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और वी कैन से 100 सेंटीमीटर। इट मींस 10 की पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की पावर 1, और यहाँ पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड उसकी पावर -2 हो गया। बिल्कुल, यहाँ से सर अब हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया और यूनिट कैंसिल आउट हमारी हो जाएगी। हो गई यूनिट कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, n2 इक्वल टू 1, यहाँ पर 10 की पावर 3 उसकी पावर 1, 10 की पावर 2 उसकी पावर 1, और 1 की पावर -2। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और 1 की पावर -2 1 ही होता है। 1 की पावर -2 1 ही होता है, क्योंकि 1/1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 10 की पावर
5. It means in CGS unit standard the numerical value of force is 10 की पावर 5. ठीक है, इन CGS यूनिट स्टैंडर्ड न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ फोर्स इज 10 की पावर 5, जो हमसे पूछा गया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. और ये रिलेशन आप पढ़ते भी है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन. इट इज डाइन नॉट डायन, इट इज डाइन, डाइन, ठीक है, नॉट डायन. ठीक है, तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स एंड न्यूटन इज द एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स. ठीक है, और ये रिलेशन आप एनएलएम में भी पढ़ते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में. तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन. ओके ओके, क्लियर है. तो क्या करना है, ये बेसिक मेथड जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनी टीचर. ठीक है, बट यहाँ पर इसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, है, टाइम कंज्यूम होगा. और टाइम कंज्यूम हमें नहीं करना, टाइम को हमें सेव करना है. क्यों करना है, क्योंकि नीट में बाकी के क्वेश्चंस भी तो करने हैं, क्योंकि फिजिक्स ही थोड़ी करनी है. ठीक है, तो ट्रिकी मोड पे अब आते हैं अपन इसको जो है सॉल्व करने के ऊपर. ये बेसिक मेथड कई स्टूडेंट्स को आता होगा जिन्होंने पहले पढ़ा है. ठीक है, और जिसको नहीं आता वो अब सीख गया होगा. ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं. इसका ट्रिकी 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 ट्रिकी, चलो देखते हैं. अगर आप इसको शॉर्ट ट्रिक में बनाना चाहो, ठीक है, और इसी के साथ मैं इसी क्वेश्चन की, देखो कई बार क्या होता है फिजिक्स में कि क्वेश्चन का सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहता है, तरीका वही रहता है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज जो होती है, जो पूछी जाती है, वो अलग हो जाती है. जैसे मैंने इस क्वेश्चन को आपको लिख दिया, ठीक है, इस क्वेश्चन के पूछने का दूसरा तरीका और है, एक तरीका और भी है. ठीक है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि इस क्वेश्चन को दूसरा किस तरीके से पूछा जा सकता था. तो यहां पर लिखेंगे फाइंड दी कन्वर्जन फैक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस यूनिट स्टैंडर्ड. प्रोसीजर वही रहेगा, सॉल्व करने का प्रोसीजर वही रहेगा जैसा अपन ने लास्ट एग्जांपल में किया है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, स्टूडेंट सोचता है सर ऐसा तो हमारे साथ हमने देखा ही नहीं, ऐसा तो बुक्स में भी नहीं था, ऐसा तो सर हमारे टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाया हमें कि इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, तो स्टूडेंट इसको फिर छोड़ देता. तो छोड़ना नहीं है. अब मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड जो है वो तो ये रहा, बेसिक मेथड से जो हम सॉल्व करेंगे वो तो ये रहा. ठीक है, वो तो हो चुका अपना, बट ट्रिक से कैसे करेंगे उसको सीखिएगा, ट्रिक से कैसे करेंगे उसको सीखिएगा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे बच्चा, कैसे देखेंगे. ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि फोर्स का कन्वर्जन फैक्टर निकालना है एमकेएस टू सीजीएस. अगर हम फोर्स को एमकेएस यूनिट स्टैंडर्ड से कन्वर्ट करते हैं इन सीजीएस यूनिट स्टैंडर्ड, देन व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर. अब देखिएगा यहाँ पर ये एमकेएस और ये सीजीएस. शॉर्ट ट्रिक सीखिए भाई, शॉर्ट ट्रिक सीखिए. ठीक है, चलिए फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपको सभी को पता है, क्या होता है, m1 l1 t-2. तो इन एमकेएस यूनिट स्टैंडर्ड, इन एमकेएस यूनिट स्टैंडर्ड द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सर कैसे बनाया आपने, मैंने कहा ना डायमेंशनल फॉर्मूले से यूनिट बना सकते हो, यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जा सकता है. कैसे सर, हाउ 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 टू मेक. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा एमकेएस में बनाना है तो मास किस में होता है, किलोग्राम में, तो किलोग्राम की पावर 1. ठीक है, लेंथ किस में होती है, मीटर में, तो मीटर की पावर 1. टाइम किस में होता है, सेकंड में, सेकंड की पावर -2. तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, क्या जाएगा गुरुजी. ठीक है, और यहाँ पर सीजीएस में बात करेंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि टाइम तो इसमें रहेगा. अब हमें एमकेएस टू सीजीएस कन्वर्ट करना है. मैंने कहा मुझे ये कन्वर्जन फैक्टर x निकालना है, मुझे ये कन्वर्जन फैक्टर x निकालना है. तो मैंने यहाँ पर लिख लिया x, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, x लिख लिया. क्लियर है, और इसी को मुझे फाइंड आउट करना है. क्लियर, इस तरीके के तो यूनिट्स तो आप लिख सकते हैं, एमकेएस में क्या होगी, सीजीएस में क्या होगी, ये तो आप लिख सकते हैं. अब जरा देखिएगा
यहाँ पर इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो वो यूनिट कन्वर्ट करेंगे हम। क्या करेंगे? यूनिट कन्वर्जन करेंगे। यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे? एमकेएस वाली को सीजीएस में करें, सीजीएस वाली को एमकेएस में। तो पूछा किसमें? सीजीएस में। जो लास्ट एग्जांपल में मैंने कहा था आस्किंग यूनिट स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ किसमें पूछा है? सीजीएस में। तो कन्वर्ट किसको करेंगे? एमकेएस वाली को, यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, सेकंड वाले को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चा, क्या ये किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में 10 की पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, ये इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मीटर को तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ये मीटर को कर दिया। और सेकंड स्क्वायर एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, एक्स एज इट इज रहेगा, इधर आपका ये भी एज इट इज रहेगा, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यूनिट कन्वर्ट कर दिया आपने, बिल्कुल सर कर दिया। क्या यूनिट्स कैंसिल आउट हो रही है? यस सर हो रही है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास में? 10 की पावर 3 और 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 10 की पावर 2, इट मींस 10 की पावर 5। तो द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इज 10 की पावर 5। क्या लास्ट में भी यही आया था हमारा? बिल्कुल सर, बेसिक मेथड से निकाला था, यही आया था। सर कितना बड़ा प्रोसीजर किया, कितना बड़ा फॉर्मूला लगाया सर, उसके बाद जाकर के चुन्नू सा आंसर आया है। लेकिन सर आपने अगले में 2 लाइन में इस क्वेश्चन को फिनिश। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखा है, ये मेरा थर्ड डेमो सेक्शन जा रहा है आज यूनिट डायमेंशन का यूट्यूब पर। ठीक है, तो आपने देखा है स्टार्टिंग के 2 भी ऐसे पढ़ाए, आज का भी ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और आगे कंप्लीट फिजिक्स चाहे वो 11th की हो चाहे 12th की हो, ठीक है, जो भी आपके नीट के टॉपिक है, ठीक है, वो आपको इसी वे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिक मेथड जो पढ़ा है वो भी बताऊंगा, और जो आप नहीं जानते वो भी बताएंगे। तो ये हो गई इसकी ट्रिक शॉर्ट में निकालने की, ये शॉर्ट में निकालने की इसकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। क्लियर? क्लियर सर। और यही तो आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। तो आपको ये इस मेथड से, इस ट्रिकी मेथड से प्रैक्टिस करनी है, इससे प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? आपको बेसिक मेथड जो है मैंने बता दिया, ये आपको आता ही होगा, हर बच्चे को आता है, 11 सबने पढ़ी है। ठीक है, और ये ट्रिकी से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है थर्ड एप्लीकेशन की, ताकि 2 लाइन में आप आंसर निकालो और आपका काम बन जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक और करवा देता हूं इसी ट्रिक पर। ठीक है, एक और करवा दिया जाए, आपको करवा दिया जाए, बिल्कुल सर करवा दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड दी कन्वर्जन फैक्टर ऑफ वर्क। किसका निकाल रहे हैं? वर्क का निकाल रहे हैं, फ्रॉम एमकेएस टू सीजीएस यूनिट स्टैंडर्ड। ठीक है जी, चलिए ये देखो, ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, है ना। ये शायद मुझे जहां तक है, क्योंकि ये मैंने खुद ने इजाद की है, काम वही है जो आपकी बेसिक मेथड में किया गया है ना। बेसिक मेथड में भी तो आपने यही किया था, देखना जरा एक बार है। यहाँ पर आपने वो यूनिट कन्वर्जन किया है, देखो यहाँ तक लिख लिया, फिर यूनिट कन्वर्जन करके आंसर निकाला था। मैंने इसी को तो किया है, मैंने भी लिखी यूनिट्स और कन्वर्ट करके आंसर निकाला है। ठीक है, तो जो आप पढ़ते हैं ना उसको अगर ध्यान से कई बार देखेंगे तो कई सॉल्यूशंस आप, कई ट्रिक्स आप अपनी भी खुद की बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसको बनाया। ठीक है, आज तक शायद मैंने कभी किसी टीचर को एक्सप्लेन करते नहीं देखा, बट अब करे तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान है, जितना बांटेंगे बढ़ने दो, ट्रिक्स तो अपनी ही चल रही है। चलिए साहब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर वर्क के लिए बच्चा, वर्क के लिए पूछा गया है। हाँ जी, तो वर्क के लिए देखिए वही क्या करेंगे आप वर्क का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? m1 l2 t-2, यही होता है। बिल्कुल सर, हमें कहाँ कन्वर्जन करना है? mcas टू cgs, हमें कहाँ करना है? mcas टू cgs करना है। ठीक है, अगर mks में मैं इसकी यूनिट्स बनाऊं वर्क की क्या बनेगी? देखो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मास किलोग्राम में होता है, लेंथ मीटर में होती है, और टाइम सेकंड में होता है। तो यहाँ पर देखो, किलोग्राम पावर 1, मीटर की पावर 2, और सेकंड की पावर -2, सेकंड की पावर -2 नीचे जाके सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, ये कन्वर्जन फैक्टर मैंने कह दिया x जो मुझे निकालना है, और सीजीएस में अगर यूनिट बनाएंगे तो किलोग्राम की जगह ग्राम रख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर की जगह सेंटीमीटर,
तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, चलिए फिर से वही क्या करना है आपको, क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन करना है। आस्किंग यूनिट स्टैंडर्ड इज सीजीएस, तो यूनिट किस में कन्वर्ट की जाएगी, सीजीएस में की जाएगी, यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर, और सेकंड तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम को करते हैं 10⁻³ ग्राम। ठीक है, मीटर को करेंगे तो 10⁻² सेंटीमीटर, बट यहाँ पर स्क्वायर भी है, मीटर का तो ये हो गया, लेकिन स्क्वायर तो है ना, तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा, पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए एक्स यहाँ पर देखेंगे, ये एज इट इज रखना है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना आपको इधर। ठीक है, आस्किंग वाले पर कोई नहीं करना। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है, जरा देखिएगा क्या आ रहा है आपका, 10⁻³ ग्राम, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और इधर क्या आएगा एक्स, और ब्रैकेट में क्या, ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। क्या हम यूनिट्स कैंसिल आउट कर दें, बिल्कुल सर हम यूनिट कैंसिल आउट कर दें, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या बचा 10⁻³ और इधर क्या बचा 10⁻⁴, बेस सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड होगी 10⁻⁷। then the conversion factor in CGS of work is 10⁻⁷, और आप ये रिलेशन पढ़ते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, पढ़ते हैं, बिल्कुल सर हम पढ़ते हैं। तो ये फिजिक्स में जितने भी यह यूनिट कन्वर्जन बने हैं वो यहाँ इस एप्लीकेशन के थ्रू बने हैं, मन से नहीं बनाया कि 1 जूल इक्वल 10⁻⁷ है, 10⁻⁶ भी तो कर सकते थे, 5 भी तो कर सकते थे, नहीं, मन से नहीं बनाए गए, इस एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे रिलेशंस बनाए गए और ये आप पढ़ते हैं। आई होप ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी। इसका मैंने आपको बेसिक मेथड भी बताया, इसका मैंने आपको बेसिक मेथड भी बताया ये वाला, और इसके बाद ट्रिक भी बताए अपने पिटारे से निकाल करके, और उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन के साथ इसकी कर दी। अब शायद आप इस एप्लीकेशन को बेसिक से नहीं करेंगे, अब आप इससे ही करेंगे, क्योंकि 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर? ठीक है, तो ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन, ये थी हमारी थर्ड एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट फोर्थ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला में जो आपकी फोर्थ एप्लीकेशन है। फोर्थ एप्लीकेशन है सर, क्या है फोर्थ एप्लीकेशन, क्या है हमारी? ठीक है, तो टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। हर टॉपिक में आपको 2 मेथड मिलेंगे, एक बेसिक मिलेगा एक ट्रिक मिलेगी, एक बेसिक मिलेगा एक ट्रिक मिलेगी, बस ऐसे ही फिजिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे हम कंप्लीट फिजिक्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए साहब, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन से डिस्कशन कर लें, बिल्कुल सर क्वेश्चन से कर लें। देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, इफ टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum is depend on its length small l and gravitational acceleration bracket में small g, then what is the relation between those physical quantity आपसे इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्वेश्चन कहा गया है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is depend on its length and gravitational acceleration, then find out the relation between these physical quantity, ये आपसे कहा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब क्वेश्चन में आपको ये कहा जाएगा कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन्हीं अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है? डिपेंडेंट है, बट कैसे? ठीक है, कैसे? हाउ 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 ठीक है, चलिए इस तरीके की एप्लीकेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले बेसिक मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद एक ट्रिकी मेथड भी आपको बताया जाएगा।
सबसे पहले आप जब एनसीईआरटी वगैरह में इसको पढ़ते हैं तो इसका मेथड पता है क्या मिलता है कि टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंडेंट है, एल और जी पर, ठीक है, लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। तो आप इसको लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए जी की पावर बी, एल की पावर ए जी की पावर बी, ठीक है। चलिए प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाएंगे, इक्वल सिंबल लगाओगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा दैट इज के, ठीक है, दैट इज के, ठीक है। अब यहां पर आगे आपको क्या करना है, यहां पर आगे क्या करना है, आपको डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं। क्या करना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टाइम के इक्वल होगा, बिकॉज टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज द टाइम पीरियड, हेंस द dimensional formula of time period is m0 l0 t1, ओके ओके। k को आप रिमूव कर दें, क्यों, क्योंकि इट इज ए कांस्टेंट, इट इज नॉट ए फिजिकल कांस्टेंट, इट इज ए कांस्टेंट एंड कांस्टेंट डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो आप k को यहां पर रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद में l की पावर a, l की पावर a, तो l1 लेंथ का लिखा और उसकी पावर a, और g is the gravitational acceleration and the dimensional formula of gravitational is equal to linear acceleration, that is L1t minus 2, hence L1t minus 2 की पावर b। यहां से इसको हम कंबाइन फॉर्म में बनाएंगे m0 l0 t1, इधर देखेंगे तो ये l की पावर a और पावर अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो l की पावर b और t की पावर माइनस 2b, t की पावर माइनस 2b, ओके बिल्कुल ओके। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे, ये पावर मल्टीप्लाई करा के ये स्टेप आ जाएगा। इसके बाद m0 l0 t1, यहां से कंबाइन फॉर्म में बनाऊंगा तो देखो m का कोई स्टेप नहीं है यहाँ पर, तो m की पावर 0 कर सकता हूं मैं, ठीक है। l की पावर a l की पावर b दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो l की पावर a प्लस b, ठीक है, एंड t की पावर माइनस 2b, ओके। इस तरीके से आपने इसको कंबाइन एक डायमेंशनल फॉर्मूला बना लिया। अब LHS और RHS को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। LHS और RHS को आप क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर। तो बाय कंपेयरिंग, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, L की पावर 0, L की पावर a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी। अगर MLT तीनों ही हो तो तीन इक्वेशन भी बन सकती है, तो तीन इक्वेशन होगी, तीन वेरिएबल होंगे ABC, दो इक्वेशन बनती है तो दो वेरिएबल होंगे, और बाय दी टू इक्वेशन वी कैन सॉल्व दी टू वेरिएबल, बाय दी थ्री इक्वेशन वी कैन सॉल्व दी थ्री वेरिएबल, ठीक है। तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का हाफ आ जाएगी, आ जाएगी बिल्कुल सर। और b की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो a प्लस माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू हाफ आ जाएगी। इस तरीके से आपको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके क्या कैलकुलेट कर लेना है, वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है वेरिएबल की। अगर तीन वेरिएबल हो तो तीन इक्वेशन बनेगी ABC की, ठीक है, तो ABC आ जाएगा, तीन इक्वेशन सॉल्व करें, दो तो दो की बनेगी, क्लियर है। चलिए तो यहां से हमने a और b की वैल्यूज निकाली, इस वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहां से आएगा t प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ g की पावर माइनस हाफ। आपने क्या किया, ये वैल्यूज को यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, क्लियर है, बिल्कुल सर। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, t प्रोपोर्शनल टू l की पावर हाफ और g की पावर माइनस हाफ नीचे जाके g की पावर प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, पावर माइनस की प्लस हो जाएगी जब आपको इसको डिवाइड में लेके जाओगे। इसको मैं लिख सकता हूं t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l बाई जी, l की पावर हाफ इज इक्वल टू, l की पावर हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट l, g की पावर हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट जी, तो अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट जी, इट मींस t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l बाई जी, क्लियर ओके। तो यहां से इस एप्लीकेशन में हमें यह बताया हुआ होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, बट कैसे डिपेंडेंट है, हाउ टू इट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये हमें फाइंड आउट करना होता है इस एप्लीकेशन में, जैसे मैंने किया है। ये है आपका बेसिक मेथड। इससे हमें पता चल गया कि t प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट l के एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अंडर रूट g, ठीक है, ये आपको यहां से पता चल गया, ओके ओके। तो ये है आपका क्या, बेसिक मेथड, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, जो आप टीचर से पढ़े, जो आप बुक्स में लिखा हुआ देखते हैं, तो ये है, क्लियर क्या सर,
इसका भी आपके पास कुछ इलाज है क्या? कुछ ऐसा है क्या सर हमें इतना नहीं करना पड़े, ठीक है, और हमारा आंसर भी आ जाए? बिल्कुल, एक रामबाण इलाज है अपने पास, ठीक है, हर मर्ज की दवा है अपने पास। अब मर्ज तुम्हारा कैसा है वो आप जब रेगुलर मेरे से ऐप में पढ़ोगे ना पता चलता चला जाएगा, आपके मर्ज की दवा देता चला जाऊंगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या सर इसका कोई है अच्छा वाला मेथड? बिल्कुल अच्छा वाला एक है अपने पास इसकी इलाज, और उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, इस मेथड में एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि नीट हो या मेडिकल एंट्रेंस कोई सा भी हो, है ना, नीट का हो, एम्स का हो, या मेडिकल एंट्रेंस नर्सिंग वगैरह कुछ भी हो, उसमें बायो के स्टूडेंट होते हैं, और बायो के स्टूडेंट की मैथमेटिक्स थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी वीक होती है। तो वो जो वीक होती है ना, वो यहाँ जाके प्रॉब्लम करती है। इक्वेशन भी बना लेंगे, सब कुछ पता है, मेथड भी पता है, सॉल्व कैसे करना वो भी पता है, बट फंस कहाँ जाता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने में। कई बार इक्वेशन ऐसी बन जाती है, इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो रही। जब इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही तो एबीसी की वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू नहीं आ रही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो मेहनत भी की, स्टार्ट भी किया, पता भी है कैसे करना है, बट कैलकुलेशन में फंस गए। रजिया कहाँ जाके फंसी? कैलकुलेशन में जाके फंसी। फिर वो रजिया जब कैलकुलेशन में फंस जाती है तो स्टूडेंट वही छोड़ देता, तो मतलब क्वेश्चन भी छूट गया, टाइम भी खराब हो गया, और एक दुख भी पैदा हो गया कि मेरे को आता तो था पर कैलकुलेशन नहीं हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक अपने पास इसका रामबाण इलाज है, जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा चाहो तो ढूंढ लेना, और मिल जाए तो यूट्यूब पर जब ये क्लास हो, यूट्यूब पर जब क्लास है तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन है, उस कमेंट सेक्शन में डाल देना सर ये मेथड हमको मिल गया था बुक में। नहीं मिलेगा, जितने मेथड बता रहा हूँ ये नहीं मिलेंगे, ये ट्रिक्स अपनी इजाद की हुई, ठीक है। तो इसका एक ट्रिकी मूड मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, और वो जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरी फिजिक्स में लगा लीजिएगा आप, पूरी फिजिक्स में इसको आप कंप्लीट फिजिक्स में यूटिलाइज कर लीजिएगा, केमिस्ट्री में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सर ऐसा क्या बताने जा रहे हो आज आप? तो कई स्टूडेंटों को मैं बताऊंगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन, जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, एक एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे यही क्वेश्चन था अपने पास, क्वेश्चन क्या था, इफ दी टाइम पीरियड ऑफ, क्वेश्चन ऐसे ही तो आएगा आपके पास, सिंपल पेंडुलम ब्रैकेट में कैपिटल टी इज डिपेंड ऑन its length, depend on its length ब्रैकेट में स्मॉल l, and gravitational acceleration ब्रैकेट में स्मॉल g, then what is the relation between these physical quantity, these physical quantity? क्वेश्चन ये ऐसे ही आएगा क्या? बिल्कुल सर, आपका कह रहे अनुसार ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे सर, आपके पास ऑप्शन भी होंगे, जैसे मैंने कह दिया पहला अंडर रूड एल जी, दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा अंडर रूड एल वाई जी, तीसरा आपको ऑप्शन मिल गया मान लीजिए एल टी, फोर्थ ऑप्शन मिल गया आपको डी वाला, कौन सा मिल गया कुछ भी लिख लो, एल की पावर हाफ, ऐसे मिलेंगे, ऐसे चार ऑप्शन बिल्कुल। और आपको फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऑप्शन जो होंगे वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, वो एक फॉर्मूला होगा, वो एक फॉर्मूला होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक दिन अपने इसी डेमो सेक्शन में मैंने बताया था कि फॉर्मूला भी अगर आपको वेरीफाई करना हो तो उसका एक मेथड होता है, दैट इज पुट एंड चेक, रखो और देखो, ठीक है, पुट एंड चेक मेथड। क्लियर है? तो आपके पास अगर फिजिक्स में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 11th फिजिक्स में से हो चाहे 12th फिजिक्स में से हो, केमिस्ट्री में किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो जिसमें इस तरीके का कुछ जो है थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखा हो और फॉर्मूला हो आपके ऑप्शन में, फॉर्मूला हो आपके ऑप्शन में, ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है, फॉर्मूला ऑप्शन में आपको इस मेथड को लगा देना है।
आपको इस मेथड को लगा देना है, फिजिक्स में नहीं, अब तो केमिस्ट्री तक बता रहा हूं, ठीक है। कैसे लगा देना गुरुजी, कैसे? तो मेथड का नाम पुट एंड चेक मेथड विच इज डिजाइंड बाय द इंजीनियर दीपक सर। सर ये इंजीनियर दीपक सर कौन है जिसका मार्कर चल रहा है अभी बोर्ड पर? बेटा वही है, ठीक है। तो पुट एंड चेक मेथड से आप करेंगे। क्या है गुरुजी ये मेथड, ये भी बताइए क्या है गुरुजी ये मेथड, क्या है? क्या है गुरुजी? ये मेथड है कि आप सबसे पहले जैसे फर्स्ट ऑप्शन को उठाएंगे, ये ऑप्शन हमारा क्या है, √L/G। आप इस ऑप्शन को उठाइए, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया आपसे, टाइम पीरियड। क्या पूछा गया, कहां गया कहां गया कहां गया, ना ना, हाँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का ही तो फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो टाइम पीरियड टी क्या √LG के बराबर हो सकता है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो अंडर में तो कभी डायमेंशनल फॉर्मूले सॉल्व होते नहीं है, तो आप क्या करो, स्क्वायर करो। तो T² बराबर LG लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, ठीक है। अब LG का हम निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, देखिएगा ये आएगा क्या, बिल्कुल सर ये आएगा। तो यहां से L का लिख दिया L1, G का लिख दिया L1T-2, तो यहां से क्या आ जाएगा L2T-2। तो LG का हमारे पास आ रहा है L2T-2 और टाइम पीरियड का होगा T2 के बराबर। इफ क्या LHS और RHS इक्वल है? हा? जो पूछा है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑप्शन के बराबर का आ रहा है क्या? आस्किंग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ऑप्शन के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इट मींस ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए साहब ये वाला आपका हो गया गलत। चलिए सेकंड ऑप्शन उठाना, सेकंड ऑप्शन उठाया √L/G, ठीक है। वही अंडर जब हो ना बच्चा, तो आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ऐसे नहीं कि अंडर में कैलकुलेशन कर रहे हो, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला रख के, ऐसा नहीं करना कि अंडर में कैलकुलेशन चालू हो जाए आपकी, ठीक है। तो T² बराबर वही L/G लिख सकता हूं क्या, T बराबर √L/G है, तो T² बराबर L/G। अब L/G का निकालते हैं, इधर L1 और G का क्या डिवाइड में L1T-2, ठीक है। L1 गया L0 और T-2 ऊपर जाके T2 बन गया क्या, बिल्कुल। बाय द सिंप्लीफिकेशन ऑफ L/G T2 और LHS में आपसे क्या है T2, टाइम पीरियड का पूछा गया था, ठीक है। अंडर हटाने की वजह से आपने स्क्वायर कर लिया, तो दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल सर दोनों बराबर है। तो यहां पर LHS बराबर क्या है, RHS। इसका मतलब क्या है, इस ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका बी। बाकी को भी आप करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब सार क्या है, सार ये है कि कभी भी फिजिक्स में किसी फॉर्मूले में फंस जाओ कि पावर 1 थी कि 2 थी कि 3 थी, हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है, हमें पता ही नहीं सर कैसे सॉल्व होगा, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसे है, लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन है, और ऑप्शन जो है आपके कैसे हैं, फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में है। तो आप आंख बंद करके क्या करेंगे, पुट एंड चेक मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे गुरुजी, कि जो आपसे पूछा गया है ना, जो आपसे पूछा गया है ना, जो आस्किंग है ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो, ठीक है। और ऑप्शन के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो। जिस ऑप्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला आस्किंग के बराबर आ जाता है वही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? ये है आपका पुट एंड चेक मेथड, पुट एंड चेक, रखो और देखो। क्लियर है? मजा आया? मजा आया? वाह गुरुजी क्या रामबाण ट्रिक बताइए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई गुरुजी ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन के लफड़े से भी बच गए। बायो वाले हैं गुरुजी, कई बार हमसे क्या इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, एबीसी की वैल्यू नहीं आएगी, हम करेंगे क्या? तो आप कुछ मत करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और ये पूरी फिजिक्स में आपके कई जगह पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में इसको लगाऊंगा, ठीक है, इस मेथड को, जिसमें ऑप्शन के रेस्पेक्ट में आपके, वो फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में आपके ऑप्शन होंगे। क्लियर है? मजा आया? मजा आया? मजा आया, बिल्कुल सर मजा आया, आया। चलिए, तो ये थी अपनी फोर्थ एप्लीकेशन, ये थी अपनी फोर्थ एप्लीकेशन। अब कुछ चीजें और मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ बातें और मैं आपको बताने वाला हूँ। बता दें क्या? बिल्कुल सर आप बता दीजिएगा, बिल्कुल सर आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट 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 बता देते हैं कुछ इस तरीके का आपको। ये चारों एप्लीकेशन जो है डायमेंशनल फॉर्मूले की, ये तो हो गई पूरी अपनी, ठीक है।
अब इसी एप्लीकेशन पर एक पैटर्न और बनता है क्वेश्चनों का, ठीक है, एक पैटर्न और बनता है क्वेश्चनों का। उसमें पता है क्या किया जाता है, मैं बता देता हूं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। उसमें ऐसे कहा जाता है कि एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स, एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, ठीक है। कैसे, क्या, एनर्जी, थोड़ा सा बस वैसे ही बता देता हूं, एनर्जी वेलोसिटी एंड फोर्स आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और आपसे क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज दी वेलोसिटी, व्हाट इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला, व्हाट इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास, ऐसे। अब कहेंगे सर मास का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम जानते हैं m1, लेकिन ऑप्शन में m1 नहीं मिलेगा, क्योंकि m1 जो है वो तो मास लेंथ टाइम जब फंडामेंटल मानते तब है, ठीक है। यहाँ पर फंडामेंटल क्या मानी है, EBF को माना है, एनर्जी वेलोसिटी फोर्स को माना है, यानी मास का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके रूप में आएगा, EBF के फॉर्म में, EBF की फॉर्म में आएगा। क्लियर है क्या सर, कैसे करेंगे, तो बेसिक मेथड वही रहेगा, m प्रोपोर्शनल टू e की पावर a, b की पावर b और f की पावर c, ठीक है। बाकी प्रोसीजर वही है, प्रोपोर्शनल हटाओगे, कांस्टेंट लगा लोगे, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूले, 3 इक्वेशन सॉल्व करोगे, abc की वैल्यू लाओगे, यहाँ पुट करोगे, आंसर आएगा, बेसिक मेथड, ठीक है। जिस तरीके से मैंने ये वाला बताया था आपको, कंप्लीट यही प्रोसीजर फॉलो करना है। क्लियर है सर, तो सर क्या हमको ऐसे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्यों, आपका पहला मेथड ये है और दूसरा इसका मेथड जो है वो वही है, पुट एंड चेक, पुट एंड चेक, ठीक है। इसमें क्या होगा गुरुजी, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल सर 4 ऑप्शन होंगे। पहला जैसे EV-1, दूसरा EV-2, ठीक है, तीसरा FV-1 मान लीजिए ऐसे, चौथा FV-2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुट एंड चेक मेथड लगाएंगे, पुट एंड चेक मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, जैसे मैं कोई रैंडमली कोई ऑप्शन उठा लेता हूँ, वही बताना है ना। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला ऑप्शन उठा लिया, ठीक है। अब इस ऑप्शन का मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता हूँ, ठीक है। ये क्या है, अपनी एनर्जी, ठीक है। तो m1L2T-2, एनर्जी का क्या होता है, m1L2T-2, ये क्या है अपनी वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है L1T-1, उसकी पावर -2, ठीक है। वेलोसिटी का L1T-1 और उसकी पावर -2, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो m1L2T-2, और यहां पर जरा देखिए L-2 आ जाएगा, क्या पावर मल्टीप्लाई करो और T-2 की जगह +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके +2 हो जाएगा, चलिए सर, तो यहां से हम सॉल्व करेंगे जब इसको, ये L2 ये L-2, L0 T-2 T+2, क्या हो गया T0, तो बचेगा क्या M1, बचेगा क्या M1। इट मींस सेकंड ऑप्शन विल हैव द सेम डायमेंशन विच इज आस्क्ड, ठीक है। जो हमसे पूछा गया है उसके बराबर का डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ रहा है, सेकंड ऑप्शन का। इट मींस द राइट ऑप्शन विल बी सेकंड, राइट ऑप्शन विल बी सेकंड। वाह गुरुजी, ना कोई आपने कैलकुलेशन में ना कोई इक्वेशन बनाई, ना कोई आपने गुरुजी कोई 1.5 पेज का सॉल्यूशन बताया, आपने तो पुट एंड चेक मेथड बताया जो आपका इजाद किया गया है, ठीक है, ठीक है। पुट एंड चेक बाय इंजीनियर दीपक सर, ओके, मजा आया, मजा आया। यूनिट डायमेंशन आसान टॉपिक कहते हैं, लेकिन अगर पढ़ाने जाए और पढ़ने जाए स्टूडेंट तो बहुत चीजें मिलती है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब डेमो सेक्शन उन सभी के लिए है जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अपनी मेडिकल एंट्रेंस को फाइट करना चाहते हैं, व्हाइट कोट को पहनना चाहते हैं, ठीक है, और फिजिक्स का डर मिटाना चाहते हैं। वो सभी प्यारे बच्चे कहाँ पर आए, GS प्लेंट इंस्टीट्यूट की ऐप में आए और वहां पर आकर के अपन के साथ में फिजिक्स का डिस्कशन करें, पूरी 11th पूरी 12th ऐसी ट्रिकी मूड में, लाजवाब कॉन्सेप्ट विद लाजवाब एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए, तो ये आपका एक अनदर जो है टाइप का जो है क्वेश्चन हो गया, ठीक है। जो मेथड वही रहेगा लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होती है, अलग होती है।
ओके चलिए अब कुछ जर्नल देखिए, एप्लीकेशन कंप्लीट है, ठीक है। जितने क्वेश्चन जिस टाइप के आपसे पूछे जाते हैं, आप अगर इस यूनिट डायमेंशन के पूरे मेरे इस वीडियो को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि सर आपने थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट भी बताए, कॉन्सेप्ट को हमें डेली लाइफ से रिलेट किया, डेली लाइफ से रिलेट करके सर कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बता करके आपने क्वेश्चन को बहुत इजियर बना दिया। और दूसरी चीज क्या है कि थ्योरी के साथ आपने हर टॉपिक पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा दी, टाइम भी हमारा ज्यादा जाया नहीं किया, बहुत कम आवर्स में ही जो ये यूनिट डायमेंशन आपने प्रिपेयर कराया। और उसके बाद में आपको यदि और भी कुछ देखना है, कुछ अच्छा देखने का मन करता है, सर टॉपिक्स होने चाहिए एनएलएम, सर टॉपिक्स होने चाहिए डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, वहां आपकी ट्रिक्स काम करती है नहीं करती, तो वहां भी अपनी ट्रिक्स काम करती है। और वो ट्रिक्स जो है वो आपको देखनी है तो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के नीट के मेरे कई सारे डेमो सेक्शन हैं, हाँ, उसमें एनएलएम भी है, मोशन इन लिफ्ट भी है, डॉपलर इफेक्ट भी है, डॉपलर ऑफ इफेक्ट की एमसीक्यू भी है, कई सारी मैंने चीजें, लाजवाब चीजें आपको डाल रखी है देखने के लिए। आप उनको देखिए, आनंद लीजिए, और आनंद लेने के बाद में कहीं भी मन करता है, हाँ आपका आपका करता है, आप जीएस प्लेनेट से जुड़ चुके हैं, लेकिन आपके साथ वाले स्टूडेंट जो अभी जीएस प्लेनेट को नहीं जानते हैं, उन तक ये क्लास, इस क्लास को, मेरी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन बच्चों तक ये क्लास से पहुंचती रहे, उनका फायदा हो सके। तो जुड़िएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं जो इसमें कॉन्सेप्ट में बनते हैं डायमेंशंस के, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मान लीजिए एक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन हो चुकी है, अब रैंडमली कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूं, उन क्वेश्चंस को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। आपसे ये एक इक्वेशन दी गई और आपसे पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, ठीक है। अब स्टूडेंट जो स्टूडेंट ये जानता है कि दिस इज ए इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव इक्वेशन है, ये स्टेशनरी वेव इक्वेशन है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये जानता होगा, जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, वो ये जानता होगा कि ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, वो ये भी जानता होगा कि के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। और प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। ध्यान से सुनिएगा, कई सारे मेथड बताऊंगा मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए, 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, ठीक है। यहां से हमें के का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है, तो के 2 पाई इज द कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, तो इसका तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। और लेमडा का क्या होगा, L1, लेमडा का क्या होगा, L1 होगा, बिकॉज लेमडा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। ये क्या होती है लेमडा, लेमडा इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड ट्रफ। आपकी जो वेव होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये लेमडा, और ये जो डिस्टेंस है ये लेमडा, तो लेमडा इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ, ठीक है। तो यहां से के का क्या आ जाएगा, L-1, यहां से के का क्या आ जाएगा, L-1। सर बताइए, मान लीजिए जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ा हुआ है वो तो पहचान जाएगा, स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, 11th का लास्ट चैप्टर वेव वाले में आता है, वो तो पहचान जाएगा सर, वो तो बता भी देगा, वो जो पहचान जाएगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट। लेकिन सर यदि हमको नहीं पता है तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हम ऐसा पता करें, तो बिल्कुल ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए सेकंड सॉल्यूशन आप देखिएगा, क्या कि ये जो पूरा लिखा हुआ है ये किसके साइन के आगे लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन के आगे ये लिखा हुआ है, और साइन के आगे क्या आएगा, एक एंगल आएगा, साइन के आगे क्या आएगा, एक एंगल आएगा, साइन के आगे क्या आएगा, एक एंगल, और एंगल इज ए कांस्टेंट और डायमेंशनलेस। तो यहां से अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू मैं क्या कह सकता हूं, कांस्टेंट कह सकता हूं, समझ में आया।
क्या बोला मैंने कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इनके आगे अगर जो भी लिखा हुआ है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि इनके आगे आता क्या है, एंगल, और एंगल इज ए कांस्टेंट, एंगल इज डायमेंशनलेस, तो हेंस वी कैन राइट ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, चलिए तो यहां पर ये इक्वेशन बना करके आप क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिल्कुल सर हम लगाएंगे इसको, ठीक है आप कहे हैं हम लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार according to principle of homogeneity dimensional formula of kx is equal to omega t and dimensional formula of kx is also equal to constant. According to principle of homogeneity dimensional formula of kx is equal to omega t and dimensional formula of kx is also equal to constant. तो हम किसके बराबर करें जिससे हमें इजियर लगे, दोनों के बराबर करके निकाल सकते हो, लेकिन मुझे इजियर लग रहा है के एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट से, ठीक है, तो के इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स, कॉन्स्टेंट अपॉन एक्स, ओके, कॉन्स्टेंट डायमेंशनलेस होगा, इसका कुछ नहीं लिखेंगे, वन, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट होता है तो L1, तो यहां से L माइनस वन। तो जिसको ये भी नहीं पता कि सर ये स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव की इक्वेशन है, ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है, तो कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि साइन कॉस टेन, ऐसी कोई भी इक्वेशन आ जाए जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी हो और उसके आगे जो लिखा है उसमें से किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे, आप सीधा उसको कांस्टेंट के बराबर करेंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया, कोई घर की खेती नहीं है जो कुछ भी बता रहा हूं कि साहब कांस्टेंट के बराबर लिख देना, इसको ऐसे लिख देना, उसको वैसे लिख देना। रीजन, विदाउट रीजन फिजिक्स कैन नॉट बी कंप्लीट, ठीक है, विदाउट वाई फिजिक्स कैन नॉट बी कंप्लीट। तो यहां पर आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं सर वाई क्यों, तो वाई का मतलब यह है भैया कि यहां पर कांस्टेंट आएगा, एक एंगल आएगा, एंगल कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो ये एंगल की जगह पर तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो ये रहा इसका सेकंड सॉल्यूशन। एक लाजवाब और क्वेश्चन करा दूं क्या इसी कॉन्सेप्ट पर, लाजवाब। इन क्वेश्चनों को चेक कीजिएगा, ये क्वेश्चन किन एग्जामों में पूछे गए हैं और उन क्वेश्चनों का किस तरीके से, किस हल्की जो है तरीके से मैंने सफाया किया है, जरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपसे, लो जी लो, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ कमेंट सेक्शन में, और ये प्रीमियर या वीडियो अपलोड हो उस टाइम पर कमेंट सेक्शन में बताना गुरुजी मजा आ गया, ऐसा यूनिट डायमेंशन तो कहीं पढ़ा ही नहीं, एक बार बताना जरूर अगर मजा आ रहा हो तो। चलिए साहब, तो क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन 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 क्या है, क्वेश्चन है आपका P इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा, ठीक है, एक इक्वेशन दी है, ठीक है, एक इक्वेशन दी है P इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन के थीटा, ठीक है, बिल्कुल सर दी है। यहां पर इस इक्वेशन में कौन क्या है वो भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, हेयर P इज इक्वल टू प्रेशर, ठीक है, Z इक्वल टू डिस्टेंस, K इज इक्वल टू वोल्ट्जमान कांस्टेंट, वोल्ट्जमान कांस्टेंट। गुरुजी गजब का क्वेश्चन दे दिया इस बार तो आपने, रजिया हमारी फंसा रहे हो, नहीं रजिया फंसने नहीं देंगे, दीपक से जो जुड़ गया उसकी रजिया कभी फंसती नहीं है, फंसने नहीं देंगे, देखना कितना आसानी से निकालेंगे। थीटा इज दी टेम्परेचर, ठीक है, चलिए, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज दी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल्फा एंड बीटा, देखिएगा नीट में आया वो क्वेश्चन है। चलिए 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 देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन जब आता है, यहां पर ई पता है, ई आपको, ये ई इज द एक्सपोनेंट, ई इज द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट आप लॉग पढ़ते हैं तो बेस 10 बेस 2 लॉग बेस ई, दैट इज ई, इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहां पर एक्सपोनेंट है, अब जब स्टूडेंट के पास ऐसा कुछ आता है ना, तो सबसे पहले कहाँ भागता है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाता, वो का जाता है सिंप्लीफिकेशन की ओर, सिंप्लीफिकेशन के क्या करेगा, वो लॉग ले लेगा, हैं, कई लोग लॉग ले लेते हैं और कई वो लोग ज्यादा समझदार होते हैं तो लुगाई ले लेते हैं। गुरुजी व्हाट डू यू मीन बाय लुगाई, लुगाई इज आल्सो नोन एज द एंटी लॉग। देखो लॉग जो होता है ना, बेचारा इंसान भोला वाला समझ में आ जाता है, ठीक है, जो लुगाई होती है ना उसका भी समझ में नहीं आती। एंटीलॉक आपने पढ़ा है 9 10 में पढ़ा होगा, एंटीलॉक कभी समझ में आया नहीं आया, उसके लिए बहुत सपोर्ट लेने पड़ते हैं, चार्ट देखने पड़ते हैं, ये देखने पड़ता है, ऐसे लुगाई को समझने के लिए जो है एक्सटर्नल एफर्ट्स लगाने होते हैं ना, वैसे हमारा एंटीलॉग होता है, तो ना लॉग लेना ना लुगाई नहीं लेना, लॉग लेना ना एंटीलॉग लेना, कॉन्सेप्ट लगाना है,
कैसे लगाना है गुरुजी, कॉन्सेप्ट बताओ। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, एक बार गौर कीजिएगा थोड़ा जरा सा, कि ये जो अल्फा जेड अपॉन के थीटा लिखा हुआ है ना, ये जो अल्फा जेड अपॉन के थीटा लिखा हुआ है ना, ये ई की पावर में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? पावर में। और किसी की पावर जो होती है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, किसी की पावर जो होती है ना वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मैं, क्या लगा रहा हूं? कॉन्सेप्ट। क्या? कि ई की पावर में जो लिखा हुआ है अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है ये, क्योंकि पावर में लिखा हुआ है। ठीक है, और पावर में वैल्यू क्या आएगी? हाफ। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, तो इसको मैं कांस्टेंट लिख सकता हूं। यहां से बस मैंने कॉन्सेप्ट लगा के इसको कांस्टेंट लिखा। अल्फा बराबर क्या लिख आ जाएगा? के थीटा अपॉन जेड लिख दूं क्या? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो आप इसको हटा दो। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? के थीटा अपॉन जेड। अब के क्या है आपका? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कई की तो रजिए यहीं फंस जाती है, सर बोल्ट्जमान कांस्टेंट हमें तो आता ही नहीं भाई, एनर्जी बाई टेम्परेचर होता है, एनर्जी बाई टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। तो क्या आएगा इसका? m1 l2 t-2, और टेम्परेचर, टेम्परेचर का थीटा 1 लिख लो। ठीक है, थीटा 1 लिख लो, क्योंकि यहाँ थीटा से दिखा रखा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए थीटा, तो थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, थीटा -1 आ जाएगा। तो यहां से देखिएगा, आपने लिखा m1 l2 t-2 थीटा -1, यहाँ पर ये थीटा एज इट इज है ही, डिवाइडेड बाई ये थीटा है ना, टेम्परेचर का तो थीटा, और जेड का लिए L1। यहाँ से हम देखेंगे थीटा -1 और थीटा 1 गया, और L1 ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या जाएगा? m1 l2 L1, तो L1 बचेगा, और t-2। बिल्कुल सर आ गया। बताइए सर, ना लॉग ली ना लुगाई ली, ना लॉग लिया ना एंटी लॉग लिया, और आपने कॉन्सेप्ट लगा के सीधा अल्फा का निकाल दिया। आ गया? बिल्कुल आ। सर अब कुछ बीटा का भी इलाज कर दो, बिल्कुल इसका भी करेंगे इलाज, इलाज तो अच्छे अच्छे लोगों का किया है, ये तो बीटा ही है। तो यहाँ पर आप इस पूरे को भी कांस्टेंट मान सकते हैं, ये पूरा भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सर इसको कांस्टेंट क्यों माने? इसको कांस्टेंट क्यों माने? तो उसका रीजन सुनिएगा। जो ई होता है एक्सपोनेंट, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ई की 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये दोनों क्या है? फिक्स वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये भी एक फिक्स वैल्यू होती है। क्लियर? तो इस पूरे को भी मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, और जब मैं इस पूरे को कांस्टेंट मान सकता हूं तो मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूं? देखिएगा, क्या लिख सकता हूं? P बराबर एल्फा अपॉन बीटा। P बराबर एल्फा अपॉन बीटा, तो बीटा बराबर एल्फा अपॉन P आ जाएगा। एल्फा का हमारे पास क्या आया? m1 l1 t-2 आया। प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है? m1 l-1 t-2 होता है सर। ठीक है, m1 और t-2 गया, l-1 ऊपर जाएगा, l1 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आएगा L2। क्या आएगा? L2। क्या आएगा? L2। तो यहां से कॉन्सेप्ट लगाया, बीटा का भी आ गया, कोई लॉग नहीं ली, कोई लुगाई नहीं ली, कोई एंटी लॉग नहीं लिया, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, हैं? और यही तो चाहिए तुम्हें नीट में, और क्या चाहिए? कोई बेसिक मेथड पढ़ाया आपको ना? वो तो आप जानते हो 11वीं में पढ़ाए हैं, 11th में पढ़ लिया, 12th में पढ़ लिया। अब बेसिक से थोड़ी काम चलेगा, बेसिक तो हम जानते हैं सर, कुछ वो पढ़ाओ जो हम नहीं जानते, तब तो मजा है ना, तो वो चीज सीखो ना। ठीक है, अब देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को ये पता हुआ, ध्यान से देखिए, एक बार एक बात और बता देता हूं, पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन तक इस क्वेश्चन में, क्या पेन तक नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगी? कैसे गुरुजी? कैसे? जिस स्टूडेंट को ये पता हुआ कि मैं इस पूरे को कांस्टेंट मानने वाला हूं, जिसको पता हुआ मैं इस पूरे को कांस्टेंट मानने वाला हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता चल चुका है कि ये भी पावर है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक्सपोनेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट मानना है। तो ओवरऑल कांस्टेंट मानने पर हमारे पास ये आ रहा है, प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, और प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो जब फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है, कंपेयर करो अल्फा फोर्स बीटा एरिया, जरा देखना, अल्फा फोर्स m1 l1 t-2 फोर्स के बराबर है या नहीं है अल्फा का? बिल्कुल सर, अल्फा का है। बीटा का एरिया के बराबर है या नहीं है? L2। बिल्कुल सर है। तो हमने तो पेन भी नहीं चलाया गुरुजी, कॉन्सेप्ट
टीचर बोलते तो है कॉन्सेप्चुअल होती है फिजिक्स, बच्चे को पता ही नहीं होता कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहे, फॉर्मूला नहीं लगा रहे, क्या चल रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये है भाई, ठीक है, कि आपको पता चला कि ये पूरा कांस्टेंट है हमारा, अब P बराबर अल्फा अपॉन बीटा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, इट मींस अल्फा इज इक्वल टू फोर्स एंड बीटा इज इक्वल टू एरिया, देन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इज m1 l1 t - 2 एंड बीटा इज l2। ओके ओके, तो इस तरीके से बगैर पेन चलाए भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जरा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा किस एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चंस के क्या लेवल मैंने आपको बताएं, हर टॉपिक से, हर टॉपिक पर बेसिक, ट्रिकी, प्लस साथ में और लैंग्वेज चेंज करके क्या क्वेश्चन बन सकता है वो इस यूनिट डायमेंशन के सेक्शन में मैंने इंक्लूड किया है। ये मेरा लास्ट डेमो सेक्शन है यूनिट डायमेंशन का यूट्यूब पर, ठीक है। इसके बाद मेरी आगे की जो फिजिक्स की क्लासेज हैं, ठीक है, जो आगे के जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को लेकर के वो क्लासेज मेरी रन रहेगी जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऐप में, जिसमें नीट का आपका जो कोर्स है और एम्स का जो कोर्स है वो दोनों ही कोर्स बाइलैंग्वेज भी है, प्लस इस तरीके से इंग्लिश मीडियम भी है। तो आराम से एनालिसिस करने कीजिए, और मात्र अभी बहुत लो कॉस्ट पर ये कोर्स चल रहे हैं। लो कॉस्ट है, कंटेंट नहीं है, कंटेंट तो क्वालिटी का है, जो हजारों रुपए दे करके आप लेते हो वो कंटेंट आपको बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। तो जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप से जुड़िएगा, क्योंकि मेरी आगे की अब सारी क्लासेस जो हैं वो यूट्यूब पर नहीं रहेगी। यूट्यूब पर मैं केवल थ्योरी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसके लिए आऊँगा, कंटेंट के लिए नहीं आऊँगा। कंटेंट के लिए एप्लीकेशन में आपकी क्लास होने वाली है, ठीक है, और जो बैच आपके रन भी हैं तो उन बैचों से आप जुड़िए, और जुड़ करके साल भर हमारे साथ पढ़िए, और 2024 के लिए जो है प्रिपेयर हुई है। आपके नीट के 45 करेक्ट, एम्स के करेक्ट, ओके। तो वो चाहिए, फिजिक्स का डर मिटाना है तो कहाँ आना पड़ेगा, दीपक सर के पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो दीपक सर कहाँ मिलेंगे, जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऐप में मिलेंगे। ये लास्ट डेमो सेक्शन है, मुझे पता है इस डेमो सेक्शन के जब यूट्यूब पर पब्लिश होगा उसके बाद बच्चे कमेंट करेंगे कि सर यूट्यूब पर प्लीज कंटिन्यू रखिए क्लासेस के। तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यूट्यूब पर क्लासेस अपनी पूरी फ्री में कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि कंप्लीट कोर्स लीक हो जाता है। तो वो आपको पता है, इतना आप समझदार हो, कंप्लीट कोर्स तो 11-12 यूट्यूब पर पढ़ाना संभव नहीं है। तो इसके लिए बहुत लो कॉस्ट में आपका नीट एम्स का बैच लॉन्च है। अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगी है, मजा आता है, स्टिकी मूड से यूनिट डायमेंशन पहली बार पढ़ा है, तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास ओवर होने के बाद में, ठीक है। क्लास के कमेंट सेक्शन में डालना कैसा था ये सेशन, कैसा था ये क्लास। और दूसरी चीज, इस क्लास को अपने पर्सनल हर दोस्त के पास भेज दीजिएगा जो नीट एम्स की या मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पहुंचा दीजिएगा, उन्हें दिखाइएगा। और साथ में कुछ और जगह भी अगर आप करना चाहते हो तो उन्हें भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। उन्हें दिखाइएगा कि अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो मिलिए दीपक सर के साथ। नेक्स्ट मुलाकात जब भी होगी, और एक बात, अगर कोई कहता है कि यूनिट डायमेंशन इजी से टॉपिक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि लेवल और कॉन्सेप्ट पर अगर जाएंगे तो बहुत इजी बन जाता है, अगर वो नहीं पता तो इससे ये टफ हो जाता है। फिर भी आपको और क्लासेस मेरी देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के नीट सेक्शन में मेरी कई सारी क्लासेस डली हुई हैं जीएस प्लेनेट यूट्यूब चैनल पर। जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट नाम से यूट्यूब चैनल है अपना, जिस पर आपके ये जो डेमो सेक्शन डलने वाला है, तो उस पे जाकर के आप मेरी प्लेलिस्ट में एनएलएम पर क्लास देख सकते हैं, टफेस्ट टॉपिक ऑफ फिजिक्स इन मैकेनिक्स, ठीक है, इन मैकेनिक्स पोर्शन, और डॉपलर इफेक्ट वगैरह, जो भी कई सारे चैप्टर पढ़ा रखे, सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह, ठीक है, वो सब आप देख सकते हैं। और वहां से अगर अच्छा लगे तो आ जाइए जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप में, वहां मिलके मेहनत करेंगे, साल भर आपके साथ मेहनत करेंगे, और 2024 में झंडे गाड़ेंगे नीट एम्स के पेपर में, ठीक है। चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली मुलाकात का आप इंतजार कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है जरूर कीजिएगा कैसा था ये सेशन, जो ये 2-3-4 दिन मैंने आपको डेमो सेक्शन के रूप में यूट्यूब पर प्रोवाइड किया, कैसा था ये सेक्शन, इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।